प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो की झलकियां हम आपको दिखाएंगे। बारासात लिए चलते हैं। तो प्रधानमंत्री के रोड शो की झलकियां देखिए। बारासात पश्चिम बंगाल से सड़क के दोनों तरफ लोगों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, अभिनंदन किया और प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन किया। ये तस्वीरें बारासात पश्चिम बंगाल की हैं, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद रहे। बेहद उत्साह के साथ आनंदित, प्रसन्न चित्त बड़ी संख्या में लोग, महिलाएं, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और ये जो उत्साह है लोगों के चेहरे पर, ये जो प्रसन्नता है, वो देखते ही बनती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से फूल मालाएं, फूलों के साथ में स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। फूल बरसाकर, बाजे गाजे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बारासात पश्चिम बंगाल में स्वागत। और बारासात में आज की सभा बेहद विशेष रही है, जहां महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार केंद्र सरकार और वो स्वयं प्रयत्न कर रहे हैं और किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को जागृत भूमि, मातृशक्ति की एक जागृत भूमि बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस रोड शो में स्वतः स्फूर्त जो उत्साह है लोगों में, वो देखते ही बनता है। किस तरह से जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पर उनके चेहरे पर जो उत्साह है, जो प्रसन्नता है, वो देखते ही बनती है। और आज खास तौर पर प्रधानमंत्री ने बारासात में महिलाओं का जिक्र किया, उनके साथ जो कनेक्ट था उसको स्थापित किया और बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के लिए किस तरह से लगातार प्रयास कर रही है। और संदेश खाली के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जब महिलाएं आज टीएमसी के राज में जब वो उत्पीड़ित हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर वो दुर्गा बनकर सामने आई है, वो आवाज उठा रही है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, प्रधानमंत्री के रोड शो पर बातचीत करने के लिए, प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हम देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों के दोनों ओर खड़े हुए लोग प्रसन्न चित्त होकर उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। और ये फूल बरसाकर स्वागत करते हुए ये जो उत्साह है, कैसे शब्दों में वर्णन करेंगे? देखिए, बिल्कुल निखिल, आप देखें कि जब से प्रधानमंत्री अगर पश्चिम बंगाल के दौरे पे आ रहे हैं, आप इससे पहले कृष्णानगर की उनकी रैली को देखें, बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे थे और जितने सभा स्थल पर थे उससे ज्यादा कहीं जो लोग हैं वो बाहर थे। और आज भी आप देखें कि प्रधानमंत्री जब बारासात पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस समय इन दृश्यों को भी आप देख सकते हैं। सड़क के दोनों तरफ लाखों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए आतुर थे। और सबसे ज्यादा है महत्वपूर्ण की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं, क्योंकि बारासात में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को संबोधित किया और वही नारी शक्ति आज आपको बारासात की सड़कों पर दिखाई भी दे रही है। आप देखें किस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सुबह से ही इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बारासात पहुंचे और वो प्रधानमंत्री से रूबरू हो पाए, प्रधानमंत्री को देख पाए, उनकी एक झलक देख पाए। आप देखें कि पिछले एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में विकास की तमाम परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। आज भी आप देखें कोलकाता जो मेट्रो में जो एलिवेटेड और इसके अलावा जो हावड़ा मैदान से जो मेट्रो जोड़ने वाली है, वो नदी के, हुगली नदी के नीचे से टनल बनाकर बनाई गई है और उस चालन उसका किया जा रहा है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि काफी विकास की परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने शुरू की। और प्रधानमंत्री जिस तरह की बातें करते हैं, जिन बातों का जिक्र करते हैं, लोगों का ये कहना है कि उन बातों को प्रधानमंत्री पूरा करते हैं और यही मोदी की गारंटी है। और इसी गारंटी को के चलते ये
सड़क के दोनों किनारे जो लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने तमाम लोगों से निखिल बात की, उन लोगों का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की सरकार है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जी नीरज, में आपने देखा होगा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन महिलाओं के जमीनों को हड़प लिया जी गया। नीरज, फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेशखाली की महिलाओं से मुलाकात की है। ये ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बताएं। पीएम ने संदेशखाली की महिलाओं से मुलाकात की है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। महिलाओं ने अपनी आप बीती प्रधानमंत्री को सुनाई है। संदेशखाली की महिलाओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और प्रधानमंत्री ने महिलाओं को धैर्यपूर्वक सुना है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से मुलाकात की, महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई, प्रधानमंत्री ने धैर्यपूर्वक उनको सुना है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। प्रधानमंत्री ने संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं की बातों को धैर्यपूर्वक सुना, प्रधानमंत्री से मुलाकात की संदेशखाली की महिलाओं ने, और प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को सुना है। महिलाओं ने अपनी आप बीती प्रधानमंत्री को सुनाई। नीरज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने संदेशखाली की महिलाओं से मुलाकात की है, महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई, अपनी दुख भरी जो कहानियां थी, जो उनकी आप बीती थी वो सुनाई, और प्रधानमंत्री ने धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुना है। देखिए, बिल्कुल निखिल, बड़ी खबर है, और शुरू से ही ऐसी चर्चा थी कि संदेशखाली की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को भी कहा था कि अगर महिलाएं प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं तो उनके मिलने का जो इंतजाम है वो भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल है वो कराने की कोशिश करेगी। और ये बड़ी खबर है, और जो जानकारी हमें मिली है कि करीब 5 महिलाएं थी जिन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, और उन्होंने अपना जो दुख है, जो उत्पीड़न उन्होंने पिछले कई सालों से जो झेल रही थी, जिस दर्द को वो झेल रही थी, उनका यौन शोषण किया जाता था, उनका अपमान किया जाता था, उनके परिवार के लोगों की जो जमीनें हैं वो हड़प ली जाती थी, और सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे अत्याचार होने के बावजूद राज्य सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही थी। राज्य सरकार उन अपराधियों को संरक्षण दे रही थी, और ये संरक्षण आप देखिए कि खुलेआम दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है राज्य सरकार को, राज्य सरकार से ये कहा है कि सीबीआई को सौंपे शाहजहां शेख को, लेकिन शाहजहां सीबीआई को सौंपने की जगह टीएमसी सरकार चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि शाहजहां शेख को सौंपना ना पड़े, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। तो ये किस तरह का शासन है? ऐसा शासन, और वो भी एक महिला का शासन, खासतौर से जिन महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनको सबसे पहले सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए, जो महिलाएं जिनके साथ यौन शोषण हुआ, जिनके साथ अत्याचार हुआ, वो महिलाएं पुलिस से अपना दर्द नहीं। नीरज, बिल्कुल नीरज, आप सही बात कर रहे हो, और इन खबरों पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, एक बड़ी खबर ये आ रही है जिस पर नीरज से हम चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं ने संदेशखाली के महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना है। महिलाओं ने अपनी आप बीती प्रधानमंत्री को सुनाई है। किस तरह से देखते हैं इस खबर को, क्या कुछ असर है? और जिस माँ माटी मानुष की बात ममता बनर्जी कर रही थी, शायद जो उनमें से जो पहला समीकरण है माँ का यानी महिलाओं का, वो शायद आज बिल्कुल टूटी आवाज में, जिसको कहना चाहिए, प्रधानमंत्री से उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, मैंने तो पहले नीरज की एक बात से असहमति पोषण करूंगा। यह है कि कई दिनों से बार बार लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दर्शकों को भी ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप महिला मुख्यमंत्री, ये बात को भूल जाइए, आप मुख्यमंत्री कहिए। क्योंकि ये जो आप ममता, ये जो माँ की स्नेह, ये सब आप उम्मीदें हैं, ये उम्मीद गायब हो गए हैं। जी, आप वहां बेहतर तरीके से उसको महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन उनका नाम भी ममता है, वो महिला भी है और मुख्यमंत्री भी है, इसलिए सवाल जरूर पूछे जाएंगे। जिस तरह से इन महिलाओं ने पिछले 1 महीनों से इंतजार में थी कि कब प्रधानमंत्री आए, कब अपनी पीड़ा के बारे में उनकी सामने अपने पीड़ा को रख पाए, और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री की इस संबोधन को पूरे देश में दिखाया गया और सुनाया गया, ये किसी ना किसी तरह से इन महिलाओं के लिए एक कुछ हो ना हो, इन महिलाओं के लिए कम से कम एक सांत्वना तो है कि हमारी बात को हम लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाया पाया, जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं,
और उनके जरिए पूरे देश की महिलाओं के सामने रख पाए कि किस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है यहाँ पे बंगाल में, और मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऊपर से मैं निखिल एक बात जोड़ दूं कि ऊपर से इसका जो गुनहगार है उस गुनहगार को बचाने के लिए सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाया जा रहा है, ना कि गुनहगार की तरफ से। निखिल जी जी, ये सवाल सभी के मन में है कि आखिर सरकार जांच से क्यों बचना चाहती है? क्या कोई बात छिपाना चाहती है, या फिर शाहजहां शेख को पीछे बचाने के पीछे कोई विशेष कारण है? हाँ, कारण तो है ही, नहीं तो आप किसी एक दोषी को या किसी एक एक्यूज को बचाने के लिए अगर मेरे खिलाफ कोई इस तरह की आरोप है, तो मुझे अगर हाईकोर्ट ने कुछ सीबीआई की हाथ पे हैंडओवर करने के लिए बताया तो मैं ही जाऊंगा ना सुप्रीम कोर्ट में। सरकार क्यों जाएगी? जी जी जी, सरकार का इसमें क्या भूमिका है? किस मैंने हम जैसे टैक्स पेयर की करोड़ों रुपया मैं बता रहा हूं इसीलिए क्योंकि जिस वकील को खड़ा किया जाता है उन लोगों की एक दिन का जो फीस है उस फीस को अगर जोड़ जोड़ के देखे तो करोड़ों रुपया है। तो सरकार की क्या भूमिका है? सरकार क्यों बचाने की कोशिश में है? इसका मतलब यह है कि सरकार किसी न किसी जगह पे इस महिला उत्पीड़न में भागीदार है। जिस तरह से ये जो मूल आरोपी है इनके साथ इस तरह की काम में सरकार भी भागीदार है। इसीलिए महिला ये शब्द को मैं अलग करना चाहता हूं मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो ये एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि जो महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई है, उसके अलावा एक और ब्रेकिंग खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। वो ये है कि शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने ईडी की ओर से अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी को आज 4:30 बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। तो कोर्ट ने बंगाल सीआईडी अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है और शेख शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश भी दिया है आज शाम 4:30 बजे तक। कलकत्ता हाईकोर्ट के दरअसल पिछले आदेश के बावजूद शेख को सीबीआई को नहीं सौंपने को लेकर ईडी ने यह अवमानना याचिका दाखिल की थी और कोर्ट ने बंगाल सीआईडी अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से और है कि कोर्ट ने बंगाल सीआईडी अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है और 4:30 बजे तक का वक्त दिया है कि वो जो हिरासत है शेख शाहजहां की वो सीबीआई को सौंप दे। ईडी के अवमानना याचिका पर अब सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 4:30 बजे शाम तक शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। और कोर्ट ने बंगाल सीआईडी के अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है क्योंकि बंगाल के अधिकारियों को दरअसल हाईकोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था सीबीआई जांच का, और जब ईडी के अधिकारी सीबीआई के अधिकारी गए वहां पर उनकी हिरासत मांगने के लिए तो उनको हिरासत नहीं दिया गया। तो आज शाम 4:30 बजे तक शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने बंगाल सीआईडी अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी खबर पर। प्रसेनजीत, एक और बड़ी डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए निखिल, लोगों का ये कहना है, यह सवाल है लोगों के मन में जो जुडिशियरी को जानते नहीं है कि एक 25 लाख वाला कोई वकील अपने घर के छत के ऊपर खड़ा होके बोलेगा कि हमारे हुजूर हमारे इस केस को सुना जाए एकदम अर्जेंट बेसिस पर, तो क्या वो कार्रवाई में ये हो उसका ये तरीका है क्या उसकी सफाई देते हुए यहाँ पे हिरासत देने से सीआईडी मना कर सकता है? जुडिशियरी का क्या कहने हैं, ये चाय की दुकान पे लोगों की सवाल है। कल जिस तरह से सीआईडी ने मना किया हिरासत देने में, वो एकदम सही में वो कोर्ट की अवमानना है। ये जो सफाई दिया गया कि हमारी तरफ से, स्टेट की तरफ से, शेख शाहजहां की तरफ से नहीं, स्टेट की तरफ से किसी वकील ने जाके किसी एक कोर्ट के सामने बताया कि हुजूर हमारी इस बात को सुना जाए और अर्जेंटली सुना जाए। बस ये मेंशन होने के कारण यही है कोर्ट की कार्रवाई कि ऐसा बोल के ये सफाई देकर सीबीआई को 2-3 घंटे तक इंतजार कराया और सीआईडी ने शेख शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया, हिरासत नहीं दिया। तो ये जो एक तो कोर्ट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आप किस तरह से पूरे सिस्टम को चलाना चाहते हैं। अब सरकार, आज कोर्ट की तरफ से सरकार को ये भी फटकार लगाया गया
कि आप कैसे चलेगा एक दोषी को एक एक्यूज की तरफदारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में। जैसे थोड़ी देर में पहले निखिल आपसे मैं बात करते हुए तो आप भी सवाल पूछ रहे थे, तो सवाल ये तो है, सवाल है कि सरकार की इसमें भूमिका क्या है। बाजार की किसी चोर और चक्कू अगर उसके खिलाफ सीबीआई दिया जाता है तो सरकार क्यों जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने की सरकार का क्या स्टेक है। बिल्कुल बिल्कुल क्या स्टेक है, और आज उसी फटकार लगाया और इसीलिए सीआईडी को डिफेमेशन के केस में बुलाया गया है। और देखिए कैसे बचपना है पूरे प्रदेश में। हम और आप जो टेलीविजन में काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि दादा 3 बजे की फोनो है, आप रेडी हो जाइएगा, 3:30 बजे की लाइव है, आप तैयार हो जाइएगा। अब अदालत को ये कहना पड़ रहा है कि 4:15 तक आप शेख शाहजहान को सीबीआई के हाथ पे हिरासत में दे दे, 4:30 तक आप एफआईआर कर जाए आपकी इसके लिए कोर्ट अपमानना के लिए, डिफेमेशन केस के लिए। अगर ऐसा ना कहे तो सरकार तो 1 साल नहीं 2 साल बाद हो सकता है कि आ जाए। तो इसीलिए अदालत को भी अभी टाइम देना पड़ रहा है कि 4:15 बजे ये हो, 4:30 बजे ये हो। इस तरह की प्रदेश की प्रशासन है, इस तरह की प्रदेश की सरकार है निकली। जी निश्चित तौर पर ये जो खबरें लगातार डेवलप हो रही हैं आप उनसे वाकिफ हैं। आम जनता में क्या संदेश जा रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो पिछले 50 दिनों में या ये कहें कि पिछले 2 महीनों में जो घटा है वो अभूतपूर्व है। महिलाएं भी इसको देख रही हैं, जो आम लोग हैं वो भी देख रहे हैं। देखिए मैं अगर इस तरह से बताऊं कि लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रदेश में कोई सरकार है, यहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पे कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यहाँ पे कोई पुलिस का सिस्टम है क्या नहीं है। लोग अपने भरोसे पर जी रहे हैं और लोग अपने भरोसे पर जी भर के गाली दे रहे हैं। गाली देना लोगों का काम बन गया है। अभी बाद में चुनाव की ईवीएम में इसका क्या नतीजा निकलेगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोगों ने जिस तरह से परेशान हो चुका है इस तरह की नॉन फंक्शनल सरकार के कारण, सरकार के ना कुछ भी एक भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार चाहे वो किसी भी तरह से आप पूछे जाए, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में बात करे, कुछ भी करे, गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली नॉन फंक्शनल। और इस तरह की जो शेख शाहजहां हो चाहे वो बाकी दूसरे लोग हो, इनको बचाने के लिए हम और आप जैसे टैक्स पेयर की पैसा किसी वकीलों के पीछे, सुप्रीम कोर्ट के उनके पीछे खर्चा किया जा रहा है। इसके अलावा कोई काम नहीं है सरकार की। जी एक बात सभी के जहन में आ रहा है प्रसन्नजीत, कि आखिर शेख शाहजहां को इतना डिफेंड करने, इतना बचाने के पीछे वजह क्या है? ममता बनर्जी सरकार की क्या कारण हो सकता है? इतनी बेशर्मी पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, हर जगह से लानत मलानत हो रही, उसके बावजूद उनको बचाने के लिए कोई भी हद क्रॉस करने को तैयार है। पहली बात तो यह है कि मैं बार बार जो कह रहा हूं कि 30% वोट ममता बनर्जी का जीने मरने की पूरी अभी एक ये हो गया कि ये 30% अगर 1 भी % कम हो जाए तो आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी के लिए जिंदा रहना मुश्किल है, मतलब तृणमूल कांग्रेस के लिए। ये 30% के रखवाले है ये शेख शाहजहां जैसे लोग। और इस एक शेख शाहजहां नहीं है, सैकड़ों शेख शाहजहां पूरे बंगाल में फैले हुए हैं। और सारे के सारे शेख शाहजहां को संरक्षण करने के लिए जितना भी हो सके, जितना दूर तक जाना पड़े और जितना नीचे तक जाना पड़े, जाने के लिए ममता बनर्जी तैयार है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि ये सारे की सारे लोग, शेख शाहजहां जैसे लोग पूरे बंगाल में जो फैले हुए हैं, ये कैश क्रॉप जब समझते हैं ना, जो खेती करने से आपको पैसा मिलता है कैश का, तो ये वो खेती है जो खेती को संरक्षण करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को कैश मिलता रहता है। तो ये एक तरफ 30% और दूसरे तरफ कैश, इन दोनों को बचाने के लिए ममता बनर्जी किसी दूर तक और किसी नीचे तक जाने के लिए तैयार है निखिल। जी निश्चित तौर पर। तो यानी कि 2 बातें हैं, एक तो भ्रष्टाचार की जो जानवी, जो भ्रष्टाचार की गंगा इन जैसे नेताओं के पास से, इनके दरवाजे से निकलती है, उस पर भी पर्दा डालना है। और दूसरा आपने बताया कि वोट बैंक की राजनीति है। तो ये तो एक इसको ये भी समझा जाए कि शेख शाहजहां तो एक मोहरा भर है, इस तरह का पूरा सिस्टम होगा। बिल्कुल निखिल, आप अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हो मिस्टर राजीव कुमार की, मिस्टर राजीव कुमार फुल टीम लेके पूरे देश की अलग अलग प्रदेश में जा रहा है। लेकिन जिस भाषा में कल बंगाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बात कहना पड़ा, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, यहाँ की वायलेंस के बारे में, जिस तरह से उन पूरे ईसीआई टीम को चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फटकार लगाना पड़ा, तो ये किसी दूसरे प्रदेश में हुआ ही नहीं।
और ये पूरे बंगाल के लिए 900 से ज्यादा कंपनी सीएपीएफ के लिए पहले से ही तैयारी करके रखे है ईसीआई ने। चुनाव काफी अनाउंस नहीं हुआ, पूरे बंगाल में सीएपीएफ तैनात करना शुरू कर दिया है ईसीआई ने। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हाल है पश्चिम बंगाल की, और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बारे में कितनी दुश्चिंता में है। कल तीन दिन पूरा बैठक करने के बाद भी ईसीआई संतुष्ट नहीं है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव है, वायलेंस फ्री चुनाव कैसे किया जाए। जी, एक बात और समझना चाहेंगे, जो आज घटनाएं जिस तरह से हुई हैं और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संवाद स्थापित किया है, और अभी जो खबर आपके मार्फत हमने दिखाई, जो ब्रेकिंग न्यूज़ कि प्रधानमंत्री ने संदेश खाली के महिलाओं के साथ भी 1-to-1 संवाद स्थापित किया, महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई, प्रधानमंत्री ने धैर्यपूर्वक उनको सुना, और उसके बाद ये जो सारी घटनाएं, हाईकोर्ट की फटकार और अवमानना का नोटिस, आपको लगता है कि बंगाल की जनता और खासतौर पर संदेश खाली की महिलाओं में कहीं ना कहीं एक मरहम सा आता है, उनको एक ढांढस सा बंधाएगा आज जो ये संदेश है कहीं ना कहीं? देखिए निखिल, ममता बनर्जी को लगता है कि पैसा से सब कुछ खरीदा जाता है। आज सुबह 10 बजे ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये घोषणा की है कि आशा कर्मियों को और बाकी आईसीडीएस में लगे हुए महिलाओं, इन लोगों का 500 रुपया 700 रुपया तनख्वाह, या जिसको तनख्वाह नहीं कहते, जो रेमुनरेशन है, वो भाता है, वो बढ़ाया जाएगा। मतलब उनको लगा कि इस तरह से शेख शाहजहां जैसे लोगों के द्वारा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न करते हुए पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जिस तरह से उनकी बदनाम हुई है, वो 500-700 रुपया से खरीद लेंगे। तो एक तरफ ये महिला जब देश के प्रधानमंत्री, पिता जैसे प्रधानमंत्री के सामने अपने आकुति रखकर ये कहने की कोशिश किया है कि क्या दुर्दशा में वो लोग है, उस दूसरे तरफ ममता बनर्जी 500 रुपया बढ़ाकर इन महिलाओं की जो ईमान है वो खरीदने की कोशिश में है। निखिल जी, एक बात और समझना चाहेंगे, सीबीआई ने जैसा कि बताया गया कि भाई 4:30 बजे तक, अदालत ने, आपने बताया कि अब तो समय देना पड़ रहा है अदालत को, तो 4:30 बजे तक शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश है, और निश्चित तौर पर इसके बाद स्थितियां बदलेंगी। एक और खबर आ रही है, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली विधानसभा के बीजेपी के विधायकों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। सभी 7 विधायकों को दिल्ली विधानसभा से निलंबन को रद्द कर दिया गया है। बीजेपी के 7 विधायकों का दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबन रद्द कर दिया है। दिल्ली विधानसभा के बीजेपी के विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है और उनके निलंबन को असंवैधानिक और गैर कानूनी और मनमाना बताते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। इन सभी विधायकों ने, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने इन विधायकों का निलंबन कर दिया था, और इन विधायकों ने, बीजेपी के 7 विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था अपने साथ हुए इस व्यवहार को और निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके जो निलंबन था उसको रद्द कर दिया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के 7 विधायकों का निलंबन रद्द किया और एक बड़ी राहत दी है। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बीजेपी के 7 विधायकों को निलंबन रद्द कर दिया है। कितनी बड़ी खबर, किस तरह से पूरा मामला रहा है ये, और विकास आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस आधार पर निलंबित किया था और किस आधार पर हाईकोर्ट ने बहाल किया है। निखिल, देखिए, जब 16 फरवरी को बजट सत्र चल रहा था दिल्ली विधानसभा का, उस वक्त ये एमएलए नारेबाजी कर रहे थे और इनको जब सस्पेंड किया स्पीकर ने, तो स्पीकर ने ये कहा था आदेश में कि लगातार ये लोग गलत तरीके से व्यवधान डाल रहे थे उपराज्यपाल के भाषण में, और इसके चलते इनको निलंबित किया गया था। हालांकि बाद में जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ये सभी लोग बिना शर्त माफी मांग लेते हैं एलजी से, तो इनके सस्पेंशन को रिवोक किया जा सकता है। उस पर सब सहमत भी थे, दोनों पक्ष सहमत थे, सरकार भी और बीजेपी के विधायक भी। लेकिन आज जब सस्पेंशन जो सेट असाइड किया है हाईकोर्ट ने, निखिल, विस्तृत आदेश हमारे पास नहीं है, इसीलिए किन कारणों से किया है, क्या उनके चलते किया गया है सस्पेंशन को दरकिनार, या फिर जो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी की बात थी उससे हुआ है, इसीलिए अभी विस्तार से इस पे बता पाना संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि
निलंबन का जो स्पीकर का आदेश था उसको अब हाईकोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है और इन विधायकों की 7 विधायकों की बहाली हो गई है विधानसभा में जाने के लिए। जी 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 बिल्कुल। इससे पहले सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से कहा था कि वे विधायकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को अभी स्थगित रखें। तो कुल मिलाकर जैसा कि आपने बताया कि एलजी से उन्होंने माफी नहीं मांगी, बल्कि वो हाईकोर्ट जाना उन्होंने मुनासिब समझा और हाईकोर्ट से उनको बड़ी राहत भी मिली है। ये आपसे इसके थोड़े पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी समझना चाहेंगे विकास, किस तरह से इसका राजनीतिक संदेश दिल्ली में जाएगा, दिल्ली की जनता किस तरह से इसको लेगी? बिल्कुल, देखिए, एक तो ये अगर जब कोर्ट ने इनके निलंबन को दरकिनार किया है, उसको सेट असाइड किया है, तो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए, क्योंकि स्पीकर जो है वो सरकार की ही बात को एक तरीके से आप कहें आगे बढ़ाते हैं, प्रस्ताव पारित किया जाता है सस्पेंशन का ट्रेजरी की तरफ से और उस पर स्पीकर एक्ट करते हैं, तो ये सरकार के लिए एक बहुत कोई सुखद खबर तो नहीं होगी सस्पेंशन को अगर हटाया है हाईकोर्ट ने। और दूसरी बात, यहाँ पर ये लगातार, भले ही संख्या में बीजेपी के एमएलए कम है, लेकिन वो लगातार अपनी बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक संदेश देने की कोशिश की गई, क्योंकि उपराज्यपाल जब अपना बजट भाषण दे रहे थे तो भले ही उपराज्यपाल के साथ भी दिल्ली सरकार की तमाम तरह की तनातनी है, लेकिन वो राज्य की जो नीतियां हैं, राज्य की जो उपलब्धियां हैं, उन्हीं पर बात कर रहे थे। इसीलिए बीजेपी विधायक कई मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते थे कि ये गलत बयानी की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, जो वो दावे बजट के दौरान कर रहे हैं। तो यही इसी तरह का जो राजनीतिक रस्साकशी जो चल रही थी, उसके चलते सदन में, क्योंकि बहुमत जाहिर है आम आदमी पार्टी के पास एकदम सरकार उनकी है, बहुमत उनका है, तो हमेशा ऐसा देखा जाता है कि विपक्ष के विधायक जब इस तरह से हंगामा करते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनको डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत निलंबित कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर एक बात और कही गई थी एमएलए की तरफ से, निखिल, कि जब तक जो समिति है, विधानसभा की जो अपनी समिति है, विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक वो कोई फाइंडिंग नहीं दे देती, आखिर इनको ऐसे निलंबित कैसे किया जा सकता है? तो ये भी एक दलील यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि कारण क्या दिए हैं हाईकोर्ट ने, ये विस्तृत आदेश जब आ जाएगा तो हम बेहतर तरीके से इसको रख पाएंगे कि आखिर, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी एमएलए देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये सस्पेंशन रिवोक किया जा सकता है, और उस पर सहमति बनती नजर भी आई थी दोनों पक्ष। अच्छा, वैसे विधायकों ने अपने निलंबन को असंवैधानिक, गैर कानूनी और मनमाना बताया था विकास, तो किस तरह से देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए दोनों पक्षों के बीच में एक समझौते जैसी स्थिति है तो भी स्थितियां इसको ठीक ही कहा जाएगा? बिल्कुल निखिल, देखिए, सबसे पहले ये ग्राउंड जो लिया गया था एमएलए की तरफ से, उस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो खासतौर से देखने वाली बात होगी कि जब विशेषाधिकार समिति की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी या उसमें कोई प्रिलिमिनरी फाइंडिंग आई नहीं थी, बिना किसी प्रारंभिक किसी तरह की फाइंडिंग के उनको निलंबित किया गया, इस दलील पर हाईकोर्ट क्या कहता है वो खासतौर से देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस तरह कई विधानसभाओं में पहले भी देखा गया है कि विपक्षी विधायकों को जब भी वो कोई इस तरह की नारेबाजी करते हैं या सदन को स्थगित करने के लिए कोई नोटिस देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। यहाँ पर विशेषाधिकार हनन का कितना मामला बनता है, अगर हाईकोर्ट इस पर चर्चा करेगा फैसले में, तो जाहिर है आने वाले दिनों में भी वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। जी, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और दिल्ली की सियासत के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव सिर पर है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे बीच में जिस तरह की ये दिल्ली हाईकोर्ट से खबर आई है, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सेटबैक ज़रूर इसको कहा जाएगा और साथ ही साथ इसको बीजेपी के लिए एक राहत भरी खबर कही जाएगी। ये एक संदेश कहीं ना कहीं पूरे देश में भी जाएगा। इससे विकास की अगर किसी भी तरह से निलंबन असंवैधानिक है या गैर कानूनी है या मनमाना है तो अदालतें उसको सुधारने में पीछे नहीं है, भले ही ये इस तरह के मामले क्यों ना जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उस पर लिया जा रहा हो। विकास से लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार हम फिर वापस लौटेंगे अपने पहली खबर पर और चलेंगे प्रसेनजीत बख्शी के पास। तो प्रसेनजीत बख्शी भी हमारे साथ नहीं है। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के 7 विधायकों को दिल्ली विधानसभा से निलंबन को उनका रद्द कर दिया है और विधायकों ने अपने निलंबन को असंवैधानिक, गैर कानूनी और मनमाना बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।
तो कुल मिलाकर आज इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर कुछ नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि दिल्ली हाईकोर्ट से जो बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के 7 विधायकों को विधानसभा से उनके निलंबन को रद्द कर दिया है। ये बीजेपी के लिहाज से बड़ी खबर है। वहीं अगर ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए ये निश्चित तौर पर निराशा वाली खबर होगी तो गलत नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था इन 7 विधायकों ने, और इससे पहले सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से कहा था कि वो विधायकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को स्थगित रखें, और आज इस निलंबन को रद्द कर दिया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मुंबई दौरे में प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से मुलाकात की। इस दौरान आशा भोसले ने खूबसूरत गाना अभी न जाओ छोड़कर भी गाया। अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज से आशा भोसले ने लोगों का दिल जीत लिया। खबर नहीं तुम्हारे पास। तो आशा भोसले ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान सुप्रसिद्ध गाना अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं ये गाया, और इस गाने को गाकर उन्होंने सभी को, वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपनी सुरीली आवाज़ के लिए, अपने कोकिल कंठ के लिए जाने जाती हैं आशा भोसले, और एक बार फिर उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, दिल अभी भरा नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में भाजपा नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस विशाल जनसभा में देश भर की लाखों महिलाएं, खासतौर पर बंगाल की महिलाएं वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ी। पीएम ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर ममता सरकार को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि टीएमसी के नेता गरीब, दलित, आदिवासी और वंचित महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है। बांग्ला,
बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। और प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी सरकार को तुष्टीकरण और तोलाबाजों की सरकार बताया। पीएम ने कहा कि संदेशखाली में जो घोर पाप हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। और प्रधानमंत्री ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर पीएम के परिवार को लेकर की गई आपत्तिजनक बयानबाजी पर जोरदार कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। पीएम ने अपने जीवन से जुड़ा अनुभव बताते हुए कहा कि जब वो घर से झोला लेकर पूरे देश में परिव्राजक के रूप में घूम रहे थे तो भले ही उनके जेब में एक भी पैसा नहीं था, फिर भी देश की माताओं, बहनों और गरीबों ने उन्हें एक दिन भी भूखा नहीं सोने दिया। जब मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है। और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, तो उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। इनमें मेट्रो सेवाओं और नमो भारत ट्रेन के रूट्स के विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने कोलकाता मेट्रो की कई नई सेवाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड मेट्रो खंड पर एक ऐतिहासिक मेट्रो सेवा का भी उपहार दिया। यह दरअसल देश की किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग है। वहीं हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। पीएम ने इसी समारोह में कवि सुभाष, हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड, तारातला माजेरहाट मेट्रो खंड, रूबी हॉल क्लिनिक से रामबाड़ी खंड तक पुणे मेट्रो, एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोची मेट्रो रेल चरण विस्तार परियोजना और साथ ही ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो का विस्तार और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का दोहाई मोदी नगर खंड का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पिंपरी चिंचवाड़ मेट्रो से नगड़ी के बीच पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के विस्तार की आधारशिला भी रखी। मेट्रो रेल के ये सभी खंड सड़क यातायात को कम करने और निर्बाध, आसान और आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेंगे। तो देश भर की तमाम मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड मेट्रो खंड पर ट्रेन की यात्रा भी की। इस दौरान पीएम के साथ स्कूली छात्र भी थे। पीएम ने इन बच्चों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने मेट्रो निर्माण से जुड़े लोगों से भी संवाद किया और उनके योगदान की सराहना की। तो बच्चों के साथ संवाद प्रधानमंत्री का बेहद खास रहा। स्कूली छात्रों के साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया मेट्रो राइड के दौरान। साथ ही साथ मेट्रो कर्मचारियों के साथ भी
प्रधानमंत्री ने संवाद किया। कोलकाता मेट्रो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए लोगों का जबरदस्त प्रेम देखा गया। हजारों लोग प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उत्साह से भरे नजर आए। प्रधानमंत्री ने इन सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम और सत्कार के लिए सभी का आभार जताया। तो लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान। पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में स्वयं इस बात को तस्दीक करती हैं, स्वयं अपने आप में इस कहानी को बयां करती हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है और उनकी एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग जुटे ये आप इन तस्वीरों से भली भांति समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मेट्रो सेवा के प्रारंभ होने के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सुविधा से राज्य के लोगों की प्रतिदिन का सफर सुगम बन पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो से 7 मिनट तक सफर भी किया। इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन ने करके दिखाया है। ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि हम उस सेवा को पब्लिक के विश्वास का प्रतीक बना सकते हैं। और आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो और लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर आज अन्य जो सिटी में हमारी मेट्रो सेवा चल रही है उसी की तर्ज पर आम जनमानस के विश्वास की प्रतीक बनेगी। और प्रधानमंत्री लगातार रेल गति और कनेक्टिविटी को लेकर सक्रिय हैं। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुहाई से मोदी नगर तक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस के 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के अतिरिक्त खंड का वर्चुअली शुभारंभ किया। पीएम ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर से दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय 1 घंटे से भी कम होने का अनुमान है, जिसे तय करने में अभी 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इन तमाम खबरों को समेटेंगे इस बुलेटिन में। आप सभी से इजाजत लेंगे। नमस्कार।